नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान जैसे ही नाम लेंगे फौरन आंखों के सामने नक्शा आ जाएगा, और जब आंखों के सामने नक्शा आएगा तो भारत देश तीन तरफ से समंदर से घिरा हुआ नजर आएगा। दरअसल ये जो समंदर है, ये समंदर हमारी हिफाजत भी करता है, लेकिन इसी समंदर वाले रूट पर कई बार खतरों की लावारिस बोट भी आ जाती है। आज ही महाराष्ट्र के रायगढ़ में 2 लावारिस बोट मिली, जिनमें से एक में 3 AK-47 राइफल्स और 248 जिंदा कारतूस मिले हैं। तो आज इंडिया चाहता है, आपको बताऊंगी क्या समंदर के रास्ते 14 साल बाद मुंबई में 26/11 वाली आतंकी साजिश रची गई थी। आपको यह भी दिखाऊंगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार कैसे गृह युद्ध में फंस गई है। और इंडिया चाहता है मैं आगे जरूर देखिएगा आज कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सुरक्षा में ही सेंध लग गई। तो शुरुआत रायगढ़ के समंदर में साजिश की 2 नाव मिलने की खबर से, जिनमें AK-47 जैसे हथियारों के मिलने से खतरे की घंटी बजना लाजमी है। याद कीजिए, रायगढ़ के समंदर से ही पाकिस्तानी साजिश के बम बारूद पहले भी हिंदुस्तान आ चुके हैं। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है। तो सवाल यह कि क्या रायगढ़ में नाव पकड़े जाने पर पाकिस्तान की 26/11 वाली दूसरी साजिश नाकाम हो गई? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। हमारा ये पोल अभी लाइव है, आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में जरूर दिखाऊंगी। तो रायगढ़ के समुद्र में लावारिस नाव में से 3 AK-47 राइफल, 248 जिंदा कारतूस मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि NIA की टीम भी उस जगह पर रवाना हो गई जहां से नाव मिली। आखिर भारत की सुरक्षा के लिहाज से यह मामला कितना संवेदनशील है, इसको समझने के लिए देखिए हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह और सूरज ओझा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, 3 AK राइफल और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तस्वीर नंबर 1, साल 2008। 26/11 की आतंकी हमले की साजिश। समंदर के रास्ते मुंबई में आए कसाब के साथ 10 आतंकी। मुंबई हमले में 166 की मौत। तस्वीर नंबर 2, साल 1993। समंदर के रास्ते रायगढ़ पहुंचा था बारूद। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट में बारूद का इस्तेमाल। मुंबई बम धमाकों में 54 की गई जान। तस्वीर नंबर 3, साल 2022। रायगढ़ के समंदर में मिली AK-47 से लदी बोट किसी बड़े आतंकी धमाके की साजिश तो नहीं। 26/11 की तरह मुंबई को लहूलुहान करने की साजिश तो नहीं। 1993 के सीरियल धमाकों की तरह आतंकी हमलों की साजिश तो नहीं। रायगढ़ के समंदर में 2 संदिग्ध नाव जिस जगह पर मिली, वो जगह मुंबई से महज 190 किलोमीटर दूर है। इनमें से पहले बोट में मिली 3 AK-47 राइफल्स और उसके बुलेट्स। ये बोट में एक ही आदमी नहीं है जो खलासी मांगता है, कैप्टन मांगता है, कोई आदमी नहीं है। AK-47 की 3 बंदूकें उसके साथ में मशीन गन है। ये बात गंभीरता से लेना चाहिए। गुरुवार की सुबह जब एक स्थानीय मछुआरे ने इस लावारिस बोट को देखा तो स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बोट को रस्सी के सहारे खींचा और जब्त किया तो उसे बोट में काले रंग का एक बड़ा बॉक्स मिला, जिसमें ये तीनों AK-47 राइफल्स और गोलियां रखी थी।
सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद के एंगल से इस मामले को खंगाल रही हैं। 3 AK-74 राइफल्स हैं और राउंड्स हैं। ये बोट के अंदर थे और ये अभी तक की जो स्टोरी पता चली है शायद ये जो सिक्योरिटी गार्ड था बोट का उसके अंदर। पुलिस ने समंदर के रास्ते आए हथियारों को देखा तो एक्शन में आ गई। जिस बॉक्स में वो हथियार रखे गए थे उस पर अंग्रेजी में नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी लिखा था। अब सवाल है कि ये बोट रायगढ़ के पास समंदर में आई कैसे? ये बोट इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये बोट ओमान के पास खाली पड़ी थी जिसे वहां रेस्क्यू किया गया, लेकिन वहां से भी ये बोट समंदर में बहते हुए रायगढ़ तक आ गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर में एक नाव में AK-47 मिलने और 248 कारतूस मिलने से राज्य की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। ये तमाम एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। खासकर त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस घटना की वजह से एक बार फिर से समुद्री सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये सवाल इसलिए खड़े होने लगे हैं क्योंकि इसके पहले भी देश में 2 बड़ी घटनाएं समुद्र के रास्ते से आए हुए आतंकियों द्वारा की गई हैं। एक तो लावारिस बोट, उस पर से उसमें जानलेवा AK-47 जैसी राइफल्स, जिंदा कारतूस और नाव में एक इंसान तक नहीं। आतंकी खतरे की आहट तो आ रही थी, लेकिन सरकार टेरर एंगल से इनकार कर रही है। बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया। हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई। सरकार जरूर कह रही है कि अभी कोई टेरर एंगल नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन एबीपी न्यूज ने जब इस समुद्री रूट के बारे में पता किया तो बहुत चौंकाने वाली और डराने वाली जानकारियां मिली। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इस रूट का इस्तेमाल करती है। ISI तब इस रूट का इस्तेमाल करती है जब वो भारत में किसी आतंकी ऑपरेशन को अंजाम देना चाहती है। अब आप समझिए कि ISI ओमान के रूट का इस्तेमाल कैसे करती है। साल 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को पकड़ा था जो ओमान के जरिए पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान में उन आतंकियों ने ISI की सरपरस्ती में AK-47 चलाने की ट्रेनिंग ली थी। पकड़े गए आतंकी ओसामा और जीशान थे। इसलिए अब जरूरी है कि आतंक के खतरे को देखते हुए समंदर में मिले हथियारों को हल्के में नहीं ले। ऐसे ही समंदर के रास्ते आए हथियार न जाने कितने ही मासूमों को छलनी कर चुके हैं। सूरज ओझा के साथ मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। तो ये जो हथियारों वाली नाव है, इससे कुछ दूरी पर भरणखोल में दूसरी नाव मिली। अब सवाल ये कि क्या वाकई ये महज इत्तेफाक है कि 2 लावारिस नाव समंदर में हिंदुस्तानी सीमा में बहती हुई आ गई, जिनमें से एक नाव में घातक हथियार मिले हैं, या फिर ये वाकई किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? 29 साल पहले रायगढ़ में ही बारूदों से भरी नाव आई थी जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी थी, और फिर वही बम बारूद सीधे मुंबई पहुंचा था और मुंबई शहर सीरियल बम धमाकों से दहल उठा था। आखिर आतंक के निशाने पर मुंबई ही बार बार क्यों आती है, इसको समझना होगा। पहली वजह तो ये कि समंदर के रास्ते हथियार पहुंचाना और मुंबई तक पहुंच बनाना आसान है। दूसरी वजह, मुंबई को हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी माना जाता है। आतंकवादियों को लगता है कि मुंबई पर हमले का मतलब हुआ कि वो हिंदुस्तान की आर्थिक रीढ़ तोड़ देंगे। तीसरी वजह, मुंबई में आबादी घनी है, जिससे आतंकियों को यह गुमान होता है कि आतंकी साजिश रचना और उसे अंजाम देना उनके लिए आसान होगा। अच्छा, मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का साया काफी पहले से है और उसकी ओट में आतंकवादी साजिशों को कई बार अंजाम दिया जाता है। इतना ही नहीं, आतंकवादी दुनिया को अपनी धमक दिखाना चाहते हैं। इसमें मुंबई जैसे बड़े और मशहूर शहर पर आतंकवादी हमले की चर्चा दुनिया भर में हो सकती है। 2008 आतंकी हमला याद है ना आपको? दुनिया भर ने देखी थी वो खबर। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं बिहार, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चलाने में मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आलम तो यह है कि सरकार का मामला हो या फिर अपनी ही पार्टी का,
नीतीश कुमार एक तरीके से गृह युद्ध में फंस गए हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीतीश कुमार कभी बहुमत नहीं मिला, लेकिन 17 साल से बिहार की हुकूमत इनके इशारे पर घूमती है। बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने लंबे समय तक राज नहीं किया। सरकार चलाने के लिए नया सहयोगी बनाना और उसे छोड़कर दूसरे की बाहें पकड़ लेना, ये हुनर भी नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन महागठबंधन की सरकार पार्ट 2 में नीतीश कुमार और उनकी सरकार फंस गई है गृह युद्ध में। जनता को ठग रहे हो आप। नीतीश बाबू सुचिता के मुख्यमंत्री कहलाने वाले, आज क्या हो गया आपको? मुर्जल्ला मुख्यमंत्री को बिहार 1 मिनट भी उस पद पर रहने का कोई भी ये न्याय संगत नहीं होगा। नीतीश कुमार आज कैसे गृह युद्ध में फंसे हैं, किन मोर्चों पर उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इसको देख लीजिए। पहला मोर्चा है उनकी पार्टी, जिसमें 2 महिला नेता खुल्लम खुल्ला लड़ रही हैं। दूसरा मोर्चा है उनकी सरकार, जिसके कानून मंत्री कोर्ट में फंसे हैं और दूसरे कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं। तीसरा मोर्चा है सहयोगी, जिसमें से कोई किसी दागी मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है तो कोई अपने लिए ज्यादा मिनिस्ट्री। और चौथा मोर्चा है कानून व्यवस्था, जिसका बुरा हाल ये है कि बीच पटना में एक स्कूली बच्ची को गोली मार दी जाती है। नीतीश कुमार से बेहतर सत्ता को डिकोड करने वाला फॉर्मूला शायद ही कोई नेता जानता हो, लेकिन आज सत्ता और सियासत के कई फॉर्मूले इस कदर एक दूसरे से उलझे हुए हैं कि नीतीश कुमार भी घनचक्कर बन रहे हैं। वो बस मीठी मीठी बातें करके निकल जाना चाहते हैं। हम तो जो मन में आवेगा बोलेगा ना, सुनिए ना, कभी जरूरत होगा तब ना सब बतवा बोलेंगे, समझ गए ना। एक एक चीज का बोलेंगे, ऐसे तो ऐसे ही लोग प्रचार प्रसार में कुछ बोलते, उससे कोई मतलब नहीं। 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख की नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से ही लोग अनकंफर्टेबल हैं। बिहार में जिस नीतीश कुमार के नाम की बहार होती थी, आज वहां चारों तरफ सियासी हाहाकार है या बिगड़ी कानून व्यवस्था की चीत्कार है। नीतीश कुमार ने अपनी छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की बनाई थी जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर कानून तोड़ने का आरोप है, जिसके तहत अदालत उन्हें ढूंढ रही है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप है। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के दाग ऐसे हैं कि नीतीश सरकार दाग छुपा भी रही है और दिखा भी रही है। नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। कानून के हिसाब से हम दागी हैं, लेकिन हम सजायाफ्ता नहीं हैं। हम इस कुर्सी पर आए हैं, जिस दिन सजा होगी, न्यायपालिका का जो निर्णय होगा, हम उसका स्वागत करेंगे और हम उस दिन अपने पद को त्याग देंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ गृह युद्ध का दूसरा मोर्चा उनके वो सहयोगी ही खोल रहे हैं, जिनके कंधों पर नीतीश की सत्ता वाली पालकी उठाई गई है। बुधवार को लालू यादव दिल्ली से पटना आए तो नीतीश कुमार उनके घर जाकर मिले। जमाने भर के गिले शिकवे दूर करने होंगे, लेकिन सहयोगियों की फांस बनी हुई है। एक तरफ सीपीआई एमएल है जो सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन चाहती है कि कार्तिक कुमार जैसा दागी चेहरा मंत्रिमंडल में न रहे, लेकिन तेजस्वी उस मूड में नहीं है। इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ, कोर्ट का जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा, उसको ना हम लोग मानेंगे तो न्यायपूर्वक जो है काम की जाएगी। नीतीश कुमार के खिलाफ गृह युद्ध का तीसरा मोर्चा उनकी पार्टी में ही खुल गया है। नीतीश ने लेसी सिंह को मंत्री बनाया तो दूसरी विधायक बीमा भारती आग बबूला हो गईं। पार्टी छोड़ने की धमकी बुधवार से ही लिए घूम रही हैं।
हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि उसको बर्खास्त करे मंत्रालय से। माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ लेसी सिंह को नहीं रिजाइन करवाएंगे मंत्री पद से, तो हम अपने विधायक पद से रिजाइन दे देंगे। जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया, आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया। उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। ये बिल्कुल गलत बात है। और लेसी सिंह को जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ठीक है, आज से नहीं पहले से किया जा रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ चौथा मोर्चा कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालत को लेकर है। पटना में जिस तरह 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची को गोली मार दी गई, वो बिहार की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की तरफ इशारा करता है। मासूम के खून का ये धब्बा अभी धुला भी नहीं था कि आज ही 2 बाइक सवार बदमाशों ने सेना के जवान को पटना में तड़के गोली मार दी। नीतीश राजनीति के युद्ध से निकलना तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन राज करने के लिए अलग अलग बगावतों और अदावतों को साधने के लिए वो कौन सी नीति बनाते हैं, उस पर बिहार की नजर रहेगी। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन सुशासन का आलम यह है कि न बेटियां महफूज हैं, न वतन के लिए लड़ने वाले रखवाले। और इसकी बड़ी वजह बिहार में पुलिस की कमी। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक बिहार में पुलिस महकमे में 1,42,000 पद खाली कुल पद हैं, इनमें 59,000 पद खाली है, मतलब 42% पद खाली। अगर इसको विस्तार से समझें तो इंस्पेक्टर के 21% पोस्ट खाली, सब इंस्पेक्टर की 54% पोस्ट खाली, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 50%, हेड कांस्टेबल 60% और कांस्टेबल की 34% पोस्ट बिहार में खाली पड़ी हुई है। तो एक तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति लचर, दूसरी तरफ मंत्रियों के दामन दागदार। अब नीतीश सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को ले लीजिए। 9 साल पहले उन पे चावल घोटाले का आरोप लगा, तब नीतीश कुमार की ही सरकार थी। आज नीतीश सरकार में वो कृषि मंत्री हैं। उस घोटाले पर क्या है मंत्री जी की दलील और कैसे भ्रष्टाचार का कर रहे हैं बचाव, इसको समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। अभी नीतीश कुमार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर रार चल ही रही है कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इतिहास भी सामने आ गया। कानून मंत्री पर फरार होने का आरोप है तो कृषि मंत्री पर चावल घोटाले का। कार्तिक कुमार पर तो कल नीतीश कुमार बोले भी थे, पर सुधाकर सिंह पर तो वो बिना बोले निकल लिए। को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। सर, मंत्रियों के आरोप पर क्या फैसला लिया जाएगा आगे? नीतीश कुमार की अजब मजबूरी है। सरकार बनाए जुम्मा 9 दिन हुए हैं और एक भी दिन चैन से नहीं बीता। कभी बीजेपी सवाल पूछती है तो कभी उनकी अपनी पार्टी और सहयोगी दलों के लोग। बोले तो मुश्किल, चुप रहे तो मुश्किल। अब आपको बताते हैं कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर लग रहे आरोप आखिर हैं क्या। सुधाकर सिंह पर करोड़ों रुपए के सरकारी चावल के गबन का आरोप है। ये मामला साल 2013 का है। इस मामले में बिहार के कैमूर के रामगढ़ में केस दर्ज है। दरअसल सुधाकर सिंह 2 राइस मिल के प्रोप्राइटर हैं। सुधाकर राइस मिल सहुका और सोन वैली राइस मिल सहुका। एसएफसी कैमूर से मिले दस्तावेज बताते हैं कि सुधाकर राइस मिल पर 365.30 मीट्रिक टन सीएमआर बकाया है। इसकी कीमत 69 लाख रुपए है। इसमें 10 लाख रुपए का चावल रिकवर कर लिया गया। अभी भी 59 लाख रुपए का चावल बकाया है। सोन वैली राइस मिल पर 2424 मीट्रिक टन सीएमआर बकाया है। इसकी कीमत 4 करोड़ 61 लाख से ज्यादा है। इसमें सिर्फ 50 लाख की रिकवरी हो पाई है। लगभग जितने लोग 68 लोगों में मैक्सिमम लोगों ने कुछ राशि नियत की गई थी, जिस 40% राशि जमा करने के लिए वो करके वो लोग अभी बेल पे हैं। रेस्ट अभी कानूनी प्रक्रिया में डीलरों के द्वारा जो चावल नहीं जमा किया गया, एसएफसी को नहीं दिया गया था, यही डिफॉल्टेशन था उनका। आरोप के मुताबिक अपनी राइस मिलों के जरिए सुधाकर सिंह सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। आज नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिन पर दर्जन भर मामले हैं। क्या नीतीश जी आज इन आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों और मंत्रियों के साथ शायद बड़े संत भाव में आनंदित महसूस कर रहे होंगे? दूसरी तरफ बीजेपी के आरोपों को सुधाकर सिंह राजनीतिक बता रहे हैं।
हालांकि वो इस घोटाले से इनकार नहीं कर रहे। वो बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि 2013 में तो उनकी सरकार थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर घोटाला है तो ये उन्हीं के द्वारा किया हुआ घोटाला है, उन्हीं के लोगों के द्वारा किया हुआ घोटाला है, मैंने थोड़ा न किया है। सरकार के अधिकारी और कर्मचारी जाए उससे, और सरकार चलाने वाले लोग वही थे, क्यों उन्होंने छोड़ रखा है? 9 सालों से 7, 2, 9, 10 सालों से क्यों छोड़ रखा है लोग? सुधाकर सिंह आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इसी के चलते उन्हें मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री का अहम ओहदा मिला है। लेकिन आरजेडी कोटे के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले सामने आने से नीतीश की खूब किरकिरी हो रही है। लोग उन्हें कफन वाली जेब याद दिला रहे हैं। और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर बिहार में सरकार बदलने के बाद ये बवाल ही बवाल। और उधर जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया को लेकर हंगामा है। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में चुनाव अब तक नहीं हुए। अब चुनाव आयोग ने वोटर रजिस्ट्रेशन शुरू करने की बात कही तो फिर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी बाहर से 25 लाख लोगों को घाटी में लाकर डेमोग्राफी बदलने की साजिश रच रही है। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। 20 से 25 लाख के आसपास वोट बन सकते हैं। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दिल से दूरी और दिल्ली की दूरी ये काम करेंगे, जहां तो आप डिफरेंचाइज कर रहे हैं लोग। ये समझते हैं आज भी धारा 370 यहाँ पर लागू है। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में चुनाव का रास्ता जैसे ही खोलने की पहल हुई, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों का बीपी बढ़ने लगा। वजह चुनाव आयोग का एक ऐलान, एब्रोगेशन ऑफ 370। उसके बाद काफी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या AEROs हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है। इन 20-25 लाख लोगों में जम्मू कश्मीर के वो नौजवान होंगे जो 18 बरस के हो चुके हैं। लेकिन अब की बार उन लोगों को भी वोटिंग का मौका मिलेगा जो जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। इसमें पश्चिमी पाकिस्तान से आए करीब 4 लाख शरणार्थी हैं, वाल्मीकि समुदाय के 10,000 लोग, गोरखा समुदाय की 6600 के करीब आबादी है और राज्य में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों को भी मौका मिलेगा। जिन प्रवासी मजदूरों को आतंकी गोलियों से भून देते हैं, उन्हें भी सर्विस वोटर की हैसियत से ईवीएम का बटन दबाने का अधिकार चुनाव आयोग देगा। बस इसी बात ने महबूबा मुफ्ती की नींद हराम कर दी है। तिलमिलाहट में फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके, इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। बीजेपी आप बाहर वालों को लाना चाहती है अपना जो एजेंडा पूरा करने के लिए, बट मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी जिस दिन भी इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, जम्मू कश्मीर के लोग बाहर निकलेंगे और वो इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे थ्रू द बैलेट। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अमरनाथ यात्रा के दौरान भी छाती पीट रहे थे। जैसे जैसे अमरनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे इनके सीने में टीस बढ़ रही थी। और अब जबकि लोकतंत्र के इकबाल का रास्ता खुल रहा है, ये उस रास्ते पर अड़ंगे की ईंट से चुनाई कर रहे हैं। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। दरअसल इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। कोई ऑटोनॉमी और कोई सेल्फ रूल को लेकर के चलता था, आज ये अपनी खिसकती हुई जमीन को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। इस बात से हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन है। जम्मू कश्मीर में अब तक या तो मुफ्ती या अब्दुल्ला खानदान का राज रहा, लेकिन इस बार तकाजा ऐसा है कि तख्तो-ताज मुश्किलों में पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर में 2019 में 78.45 लाख वोटर थे।
लद्दाख के अलग होने के बाद वोटरों की संख्या 76.70 लाख रह गई और अब जबकि 25 लाख के करीब नए नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़ जाएंगे तो वोटरों की संख्या करीब 1,01,70,000 हो जाएगी। जम्मू के वोटरों में बीजेपी की पकड़ पहले से ही मजबूत है और अगर कश्मीर में भी उसकी स्थिति मजबूत हुई तो मानकर चलिए कि सत्ता से दोनों खानदानों की विदाई पक्की है। और अब देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे बाढ़ अपना सितम ढा रही है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में भारी बारिश के चलते भर-भरा कर गिर गया मकान। हादसे से पहले ही लोगों ने खाली कर दिया था घर। सूरत में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। लोगों की शिकायत, प्रशासन से मदद नहीं मिल रही है। यूपी के हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी का बड़ा जलस्तर, निचले इलाकों पर डूबने का खतरा है। अलर्ट पर हैं बाढ़ चौकियां। मध्य प्रदेश के शिवपुरी और आसपास के जिलों में हो रही है लगातार बारिश। अटल सागर डैम में लबालब पानी भरा, डैम के 10 गेट खोले गए। एमपी के राजगढ़ में तेज बारिश के बाद मोहनपुर डैम के 17 में से 14 गेट खोलने पड़े। राजगढ़ के कई इलाके पानी में डूबे। यूपी के कासगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई इलाकों में बाढ़ की वजह से कटान, तटबंध दरकने से शाहबाजपुर और उसके आसपास के गांवों पर संकट मंडरा रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। संगम जाने वाले कई रास्ते पानी में समाये। ओडिशा में 8 से ज्यादा जिलों में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। 11 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब से करीब 6 महीने पहले यानी फरवरी में एक घटना हुई थी। ये घटना जुड़ी थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में लापरवाही से। अच्छा, चूक भी छोटी नहीं थी क्योंकि एक गाड़ी सीधे अजीत डोभाल के हाई सिक्योरिटी वाले सरकारी आवास के मेन गेट से जाकर टकरा गई। उस वक्त इस मामले की जांच बिठाई गई। 6 महीने बाद जांच की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, लापरवाही के जिम्मेदार जवानों और अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। तो क्यों इस चूक पर इतना कड़ा एक्शन लिया गया और कितनी अहमियत रखती है अजीत डोभाल की सुरक्षा, देखिए खास रिपोर्ट। इसी बंगले में रहते हैं देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। तारीख 16 फरवरी 2022, वक्त सुबह 7:30 बजे। सोलह फरवरी को अचानक लाल रंग की एक एसयूवी गाड़ी इस हाई सिक्योरिटी वाले बंगले की तरफ रॉन्ग साइड से आई और उसने बंगले के मेन एंट्रेंस गेट पर जबरदस्त टक्कर मारी। गाड़ी घर के कुछ मीटर अंदर तक चली गई। उस वक्त घर के अंदर अजीत डोभाल मौजूद थे। जो खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वही उसी की अगर सुरक्षा ठीक से नहीं की तो वो बाकी जो एडवाइस करेगा देश की सुरक्षा के बारे में तो क्या उसका मतलब रह जाता है। इसलिए ये चूक बहुत बड़ी चूक है। 16 फरवरी को हुई इस घटना में पुलिस ने गाड़ी चला रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान बेंगलुरु के शक्तिधर रेड्डी के तौर पर हुई। पता चला कि घटना में इस्तेमाल की गई कार चोरी की है। पूछताछ में इस शख्स ने दावा किया कि उसके शरीर में एक चिप लगी हुई है और वो बाहर से कंट्रोल हो रहा है। हालांकि एमआरआई में शरीर में कोई चिप नहीं मिली। इस घटना को एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया और अब इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सीआईएसएफ ने मेन गेट पर तैनात 3 कमांडो को बर्खास्त कर दिया है। सीआईएसएफ की वीआईपी सुरक्षा इकाई के एक डीआईजी और कमांडेंट का भी तबादला कर दिया गया है। सीआईएसएफ ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक ये एक फिदायीन हमला भी हो सकता था और सुरक्षा में तैनात कमांडो ने तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। उन्हें हर हालत में गाड़ी को रोकना चाहिए था, भले ही इसके लिए उन्हें गोली क्यों न चलानी पड़े। रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्राइवर ने उस इलाके की पहले से रेकी की होगी, तभी वो रॉन्ग साइड से आया और उसने गेट में
टक्कर मारी। अजीत डोभाल का नाम देश के दुश्मनों की हिट लिस्ट में काफी ऊपर है। यही वजह है कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी कवर दिया गया है, जो पीएम की सुरक्षा में तैनात SPG के बाद सुरक्षा का दूसरा उच्चतम स्तर है। तो सिक्योरिटी एजेंसी जो दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी वाले हैं वो उसको प्लेन क्लॉथ में उसको कवर करते हैं, लोकल पुलिस वर्दी में कवर करती है। उसके बाद अगर कहीं ज़्यादा स्पेसिफिक थ्रेट है उनको, तो फिर वो कैट कमांडोज उनको कवर करते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। अजीत डोभाल की सुरक्षा में 50 से 55 कमांडो तैनात रहते हैं। इसमें पहला घेरा NSG का होता है, जिसमें 6 कमांडो शामिल होते हैं। दूसरे घेरे में CISF के जवान होते हैं, जिनकी संख्या करीब 24 होती है। तीसरे घेरे में दिल्ली पुलिस के जवान होते हैं। डोभाल बुलेट प्रूफ कार में चलते हैं और 2 एस्कॉर्ट वाहन उनके साथ चलते हैं। ये तो बात हुई उस सुरक्षा की जो हर वक्त अजीत डोभाल के साथ रहती है। अजीत डोभाल जिस घर में रहते हैं उसकी सुरक्षा भी बेहद कड़ी होती है। रेगुलर सुरक्षा जवानों के अलावा 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स की तैनाती उनके घर पर होती है। इसके अलावा 2 शिफ्टों में 5 वॉचर्स की भी तैनाती की जाती है, जो कि हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखते हैं। इतनी सुरक्षा के बावजूद एक गाड़ी आकर NSA के घर के मेन गेट से जानबूझकर टकराती है तो सवाल तो उठेंगे, वो भी तब जब अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे अहम पद पर हैं, जिसके चलते उन पर हर वक्त खतरा है। सुरक्षा की पॉलिसी के बारे में वो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, विदेशी मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, उनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि डोभाल पर खतरा क्यों है। खालिस्तानी उग्रवाद खत्म करने में डोभाल ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर और ऑपरेशन ब्लू स्टार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतंकी समूह की जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान में 6 साल अंडर कवर एजेंट के तौर पर बिताए। तिकरित के अस्पताल में फंसी 46 नर्सों को रिहा करवाने में अहम भूमिका निभाई। म्यांमार में नगा उग्रवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति डोभाल की ही थी। POK में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक डोभाल की देखरेख में ही की गई थी। सरकार के जब ये एडवाइजर हैं, उस समय में जो भारत की जो सुरक्षा की सोच है, उसमें अजीत डोभाल ने जो बदलाव लाने का बहुत बड़ा काम किया। आज हम डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव है। आतंक के खिलाफ डोभाल की कड़ी रणनीति और चौंकाने वाले एक्शन के चलते ही उन्हें हिंदुस्तान का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। ऐसे में डोभाल की सुरक्षा में जरा सी लापरवाही बड़े खतरे को दावत दे सकती है। और ये जान लीजिए आप कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को में हैं। वहां उन्होंने थोड़ी देर पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटरोव से मुलाकात की है। और अब वक्त हो गया आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने का। हमारी आज की लीड स्टोरी पर सवाल यह था कि क्या रायगढ़ में नाव पकड़े जाने पर पाकिस्तान की 26/11 वाली दूसरी साजिश नाकाम हो गई? जवाब आंकड़े के तौर पर आपको दिखा देते हैं। 69% लोगों का जवाब है हां, यह साजिश नाकाम हो गई। हालांकि 31% ऐसा नहीं मानते। तो अब इंडिया चाहता है में मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।